दोस्तों आज बात करूंगा एक ऐसी कंपनी की जो हो सकता था कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट बनती, क्योंकि जिस तरह से इसकी जर्नी थी वो बहुत ही शानदार तरीके से शुरू हुई थी। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल था। पूरी दुनिया ने इसके बिजनेस मॉडल, इसके इनोवेशन को अप्रिशिएट किया। लेकिन जिस तरह दोस्तों इसने एग्रेसिव एक्विजिशन, पुअर मैनेजमेंट कह सकते हैं, इन सब चीज़ों के कारण एक हाई डेट कंपनी बनी। ये कंपनी जो कहना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी में एक अडानी ग्रीन इन सब के समान खड़ी हो सकती थी, वो क्यों इतनी हाई डेट में चली गई कि निवेशकों को इसे 3 बार दोस्तों बचाना पड़ा बैंकरप्ट होने से। फिर से एक बार रीस्ट्रक्चर इसकी लेटेस्ट जो हुई दोस्तों, उसके बाद बहुत ज़्यादा होप फिर से बनी हुई है कि क्या ये कंपनी वापस से तेज़ी दिखा सकती है, क्या इसमें निवेश किया जा सकता है। इन सब में चर्चा करूंगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूं सुज़लॉन एनर्जी की, क्योंकि इसके लिए मेरे को बहुत सारे दोस्तों मैसेज आए कि सुज़लॉन एनर्जी में एक बार एनालिसिस करके वीडियो बनाइए। देखिए, ये पूरी एनालिसिस मैं 3 फेज में करूंगा। पहला होगा, थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे, देखेंगे कैसे ये जर्नी शुरू हुई, क्या चैलेंजेस आए, किस तरह इसने दोस्तों लगातार कहना चाहिए कुछ चीज़ें खराब रहीं, लेकिन एक चीज़ जो इसे लगातार जारी रखा दोस्तों, और जो मुझे पर्सनली इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है इनोवेशन। इन्होंने कभी भी दोस्तों इनोवेशन नहीं छोड़ा। तो पहले हिस्ट्री में जाएंगे दोस्तों, उसके बाद फेज आएगा इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस हैं, और फ्यूचर में क्या चैलेंजेस इसके सामने सबसे ज़्यादा खड़ा हुआ है। फिर लास्ट में आपके पास लेके आऊँगा दोस्तों मैं अपनी पर्सनल राय कि क्या मैं इसमें निवेशित हूँ या नहीं हूँ, क्या मेरी राय है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए, और जो मेरा सबसे बड़ा डर है इस शेयर में दोस्तों, और प्लस जो डर है ना, वो केवल एक इंसान का है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले सीधा लेके चलूँगा आपको मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और इसीलिए कभी भी कोई भी ऑथेंटिक अगर आपको जानकारी चाहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सीधा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए। अगर उस कंपनी की है, उससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो ये दोस्तों हो गई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। चलते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये देखिए, यहाँ लिखा है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1995। दोस्तों 1995 में कंपनी बनी थी। और क्यों? सुज़लॉन हैज़ रैपिडली एक्सपैंडेड इट्स फुटप्रिंट across the world and made a mark for itself through technological and product innovation। ये लाइन से दोस्तों मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि सच में इन्होंने अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लगातार रखा है। नाउ सुज़लॉन इज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ विंड एनर्जी एंड इज करेंटली प्रेजेंट इन 18 कंट्रीज। दोस्तों मैं जब बोल रहा था आपसे मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट बनेगी, वो क्यों बोल रहा था, इसलिए 18 देशों में है दोस्तों ये, विथ ओवर 12,170 विंड टर्बाइन इंस्टॉल्ड अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट। 6 कॉन्टिनेंट में दोस्तों 12,170 विंड टर्बाइन लगा चुके हैं। एंड 14 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों इसकी इंडिया में। सुज़लॉन विंड एनर्जी सोल्यूशन हैव बिकम द बाय वर्ड फॉर इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है दोस्तों, और यह बता चुका हूं कि इनोवेशन के मामले में सच में सुज़लॉन ने हमेशा से लोगों को सरप्राइज किया है दोस्तों। अब चलते हैं, थोड़ा जानते हैं कि भाई ये बनी कैसे ये कंपनी। तो आप देखिए 1995 सुज़लॉन इज बॉर्न। कैसे बॉर्न हुई? बहुत रोचक कहानी दोस्तों इसकी। नाउ तुलसी तांटी, अ मैकेनिकल इंजीनियर, वाज टेंडिंग टू हिज फैमिली टेक्सटाइल बिजनेस इन सूरत गुजरात। सूरत गुजरात में दोस्तों इनका फैमिली बिजनेस था, टेक्सटाइल बिजनेस था। ना तो बिजनेस वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, मेनली ड्यू टू हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट caused by expensive electricity and the frequent power outrage। देखिए दोस्तों, लगातार पावर आउटरेज होते थे। आपको याद होगा 90s का भारत, बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट होती रही थी दोस्तों टेक्सटाइल बिजनेस में, और इन्हें एक स्केप चाहिए था, यानी एक कहना चाहिए सोल्यूशन चाहिए था जिस कारण इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो सके, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कम हो सके। तो क्या हुआ, मिस्टर टांटी वांटेड टू एक्सप्लोर द अदर एवेन्यूज फॉर फ्यूलिंग हिज बिजनेस नीड ऑफ पावर। इन 1994 he purchased 2 wind turbines and literally produced his own electricity। other owner evinced interest in his solution। देखिए दोस्तों, मोरलेस ये कहानी है कि इन्होंने 2 टर्बाइन खरीदी, और जिस तरह से दोस्तों इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बचाई, इन्हें लगा आइडिया, और बाकी बिजनेसमैन के साथ इन्होंने शेयर किया, और
तब जन्म हुआ सुजलॉन का। इनका मानना था भाई जब मैं इतनी बिजली बचा रहा हूँ क्यों ना मैं इसी का बिजनेस करूँ। तभी से जन्म होता है सुजलॉन एनर्जी का दोस्तों। ठीक है, आगे क्या होता है, फिर फेज आता है दोस्तों 1996 टू 2000 का। इस वक्त क्या होता है, आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट इन 1995 एनर्जी लिमिटेड स्लोली स्टार्टेड गेनिंग प्रोमिनेंस एज अ प्रोवाइडर कंप्लीट विंड एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, देखिए विंड एनर्जी क्या है, एक कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है। और अगर आप किसी के पास जाएंगे ना, आप बोलेंगे मुझे भैया मेरे को ना आपके लिए विंड एनर्जी का सॉल्यूशन करना है क्योंकि इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। वो बोलेगा भाई ठीक है, हम इंडियन लोग हैं, हम पूछेंगे भाई कितना पैसा लगेगा, हमको फ़ायदा ज़्यादा पहले पैसा जानना होता है। तो इसके लिए एक बहुत गजब का इनोवेशन लेके आई ये कंपनी। इन्होंने कहा कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों ये फाइनेंस भी करवाते थे बैंकों से इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि देखिए जब एक फार्म लैंड हो जाता था और ज़मीन भी लोकेट करते, क्योंकि देखिए जो विंड एनर्जी है हर जगह तो चल नहीं सकती। और जब मैं आपको आगे इसके क्लाइंट्स दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा कि ये कितने ज़बरदस्त क्लाइंट्स रखती थी अपने पास। तो इसने दोस्तों एक ऐसा मॉडल बनाया, एक बिजनेस मॉडल जो कि काफ़ी अच्छा था, कि ये अपने जो कहना चाहिए ग्राहकों से 25% का अपफ्रंट पेमेंट लेते थे, बाकी का बैंकों से उनको क्रेडिट दिलाते थे या कहना चाहिए लोन दिलाते थे, और इससे दोनों पार्टी खुश रहती थी दोस्तों। ये बिजनेस मॉडल था इनका जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ दोस्तों। आगे है द नेसेंट कंपनी स्टैब्लिश्ड अ टेक्निकल कोलैबोरेशन विद जर्मन विंड एनर्जी लीडर सुविंड एनर्जी GmbH टू strengthen and built its expertise in designing wind turbine generator। तो विंड टर्बाइन जनरेटर दोस्तों जहां जहां WTG आएगा ना वो विंड टर्बाइन जनरेटर है, ये समझिएगा आप। तो इसको क्या हुआ, इन्होंने जर्मन कंपनी के साथ टाई अप किया ताकि वो जो कहना चाहिए टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है वो मिले इन्हें। आगे क्या होता है that this technological expertise provided the critical thrust which helped Suzlon to set up WTGs across India from 1995 to 2000। तो आने वाले 5 सालों में ये कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और बहुत फ़ायदा किया। आगे क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड सुजलॉन कमीशन इट्स फर्स्ट 0.27 मेगावाट WTG फॉर इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इन गुजरात। दोस्तों सबसे पहला गुजरात में इन्होंने बनाया इंडियन पेट्रोकेमिकल के लिए 0.27 मेगावाट का। इट ऑल्सो कमीशन WTG इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। The increasing network WTG also led to a commensurate increase in installed capacity with the companies crossing the 100 megawatt installed capacity mark in the period। दोस्तों 5 सालों में ही इन्होंने 100 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी को सरपास किया। आगे क्या होता है, सुजलॉन ऑल्सो कमीशन इट्स फर्स्ट 1 megawatt WTG फॉर द दैन टाटा ग्रुप। तो सिर्फ मेगावाट होगा नहीं होगा नहीं पता मुझे, ये देखना पड़ेगा, बट 1 WTG इन्होंने टाटा ग्रुप कंपनी के लिए क्या किया दोस्तों, इन्होंने इंस्टॉल किया इन द ईयर 2000। तो आप देख रहे हैं इनके सिर्फ 5 सालों में इंडिया पेट्रोकेमिकल और टाटा ग्रुप जैसे बड़े क्लाइंट इनके पास आ गए। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे है दोस्तों दैट इन 2000 टू 2005, फिर आने वाले अगले 5 साल देखिए ड्यूरिंग दिस पीरियड सुजलॉन वेंट इंटरनेशनल। ये जो 5 साल है ना दोस्तों, ये 2001 से 2005 कंपनी इंटरनेशनल गई। कैसे, देखिए along with product innovation Suzlon fast forwarded its effort to become the most vertically integrated wind turbine manufacturer in the world। दोस्तों यहीं पे ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है इस कंपनी का, बहुत जल्दबाजी की इसने, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की। कैसे, इट इनिशिएटेड इट्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन विद द डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ ब्लेड्स टाइप S60 फ्रॉम इट्स रोटर ब्लेड एंड यूनिट इन दमन। दमन में दोस्तों इन्होंने TS टाइप S60 को रोटर जनरेट किया ब्लेड दोस्तों, यूनिट को इंस्टॉल किया कहाँ, दमन में। द इंटीग्रेशन वॉज फर्दर स्ट्रेंथन विद द फॉर्मेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ सुजलॉन कंट्रोल सिस्टम एंड MBU एट दमन। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों इंटरनेशनल के रूप में, इट कमीशन ऑपरेशन इन US जर्मनी थ्रू होली ओन सब्सिडी सुजलॉन विंड एनर्जी कॉर्प एंड सुजलॉन एनर्जी रेस्पेक्टिवली। इसके बाद दोस्तों इन्होंने US और जर्मनी में भी विंड एनर्जी को कहना चाहिए जो विंड एनर्जी का बिजनेस उतना बढ़ाया और अपनी फुली ओन्ड सब्सिडी जिसका नाम सुजलॉन विंड एनर्जी कॉर्प था और सुजलॉन विंड एनर्जी ये था, इन्हें सब आगे बढ़ाया दोस्तों। आगे क्या हुआ, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वॉज ओपन इन बीजिंग। चाइना में भी दोस्तों इन्होंने अपना ओपन कर लिया। मतलब आप देखिए ये 10 साल हुए हैं, कंपनी इंटरनेशनल भी आ गई है, कंपनी बीजिंग तक में अपना ऑफिस खोल रही है, लगातार बढ़ रही है दोस्तों और बहुत पेस से बढ़ रही है। सुजलॉन एनर्जी इज डेनमार्क
वॉज फॉर्म्ड एज अ होली ओन सब्सिडरी। दोस्तों डेनमार्क में भी इन्होंने अपना ऑफिस खोला। नाउ मिसेज जयंती भाई मेहता, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर, फ्लैग्स ऑफ सुजलॉन फर्स्ट एक्सपोर्ट। दोस्तों पहला एक्सपोर्ट यूएस में भी इन्होंने किया सिर्फ 2002 में, यानी सिर्फ 7 साल में। दोस्तों आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त कंपनी बन रही है। और इसीलिए मैंने कहा था ये वो कंपनी थी जिसके अंदर ये मादा था कि वो कहना चाहिए वर्ल्ड क्लास कॉन्ग्लोमरेट बन सकती थी। 2006 से 10 का समय आता है। नाउ आफ्टर अटेनिंग लीडरशिप पोजीशन इन विंड एनर्जी, विंड पावर जनरेशन, Suzlon was listed on the Bombay Stock Exchange and its IPO was subscribed 15 times। दोस्तों फिर वक्त आता है जब ये BSE में लिस्ट होती है और 14 टाइम्स दोस्तों इनका स्टॉक क्या होता है, लिस्ट होता है दोस्तों, जब ये IPO रिलीज करती है। नाउ अ टेस्टिमोनियल टू द कंपनीज लीडरशिप एज अ रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर। फिर 2005 में Suzlon achieved a new milestone in its growth by crossing 1 gigawatt installed capacity mark in India। Its new and improved wind turbine generator suites such as 2.1 megawatt generator facilitates better and efficient harnessing of wind power. It's just over a decade since it was formed. Suzlon achieved the super brand status, a testament to its leadership and technological innovation. Suzlon became the only power company in India, the sole renewable energy company in Asia। दोस्तों आप इस लाइन को देखिए, जब ये सब हो गया 1 गीगावाट की इन्होंने कैपेसिटी क्रॉस कर ली इंडिया में, इन्होंने दोस्तों कहना चाहिए 2.1 मेगावाट जनरेटर ब्लेड्स इनोवेट कर लिए, और एक समय ऐसा आया कि सिर्फ 10 सालों में दोस्तों ये एक सुपर ब्रांड स्टेटस वाकई में बना। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, सुजलॉन बिकम ओनली पावर कंपनी इंडिया, एक लौती पावर कंपनी दोस्तों ये इंडिया की, प्लस दोस्तों द सोल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन एशिया। एशिया में एक लौती रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी थी, द लोन विंड पावर कंपनी इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस स्टेटस। दोस्तों यानी लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार अच्छी चीजें लगातार बढ़ रही है, कंपनी नंबर 1 हो रही है। और दोस्तों इसीलिए आपने कहावत सुनी होगी, नंबर 1 दो वरना दोस्तों देखिए मुश्किल है मानता हूं, बट उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है उस नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन रखना, और उसमें सुजलॉन बहुत बुरी कदर फेल हुई दोस्तों। आगे आप पाएंगे दैट 2001 से आता है 15 का वक्त। इस समय क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूस इनोवेशन। और दोस्तों देखिए ये कंटिन्यूस इनोवेशन में इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि वाकई में कंपनी ने जो सबसे अच्छा काम किया है वो है सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन। A hallmark of Suzlon led to the development of S9X suite of wind turbines। ठीक है, देखिए ये सब होता रहा विंड टर्बाइन, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए जो सबसे बड़ा इवेंट आता है 2011 में 15 में, वो है एक इन्वेस्टर, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की एंट्री इस कंपनी में। न्यू इन्वेस्टर्स सुजलॉन्स ग्रोथ स्टोरी, इसकी असलियत में बताऊंगा दोस्तों। जो ये कह रहे हैं न्यू इन्वेस्टर इम्प्रेस्ड दैट ऑल्सो जॉइन हैंड इन 2015 Suzlon signed definitive agreement with दिलीप सांघवी फैमिली एंड एसोसिएट। और दोस्तों दिलीप सांघवी कौन है आपको पता होगा, नहीं पता मैं बता दूं, सन फार्मा वाले हैं दोस्तों, सन फार्मा के चेयरमैन है दोस्तों दिलीप सांघवी जी। इन्होंने इस कंपनी में निवेश किया फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट और ₹1800 करोड़ टू Suzlon एनर्जी लिमिटेड फॉर इक्विटी इन्फ्यूजन टू एक्सेलरेट ग्रोथ। Suzlon attained other major milestone too during the period. It commissioned its 10,000th WT यानी 1 टर्बाइन जनरेटर एट द आर्लिट्रोस विंड फार्म इन यूरुग्वे, यानी ये दोस्तों यूरुग्वे तक पहुंच गए। नाउ सुजलॉन्स लैंडमार्क इनिशिएटिव प्योर एयर लवर, ठीक है दोस्तों ये हमारे काम के लिए नहीं है, एज अ इन्वेस्टर हमारे उतने काम का नहीं है। फिर आता है दोस्तों वक्त 2016 ऑनवर्ड्स का। दोस्तों यही है, द इज नाउ कंटिन्यूइंग इट्स मार्च टुवर्ड्स बिकमिंग वन ऑफ द टॉप 3 विंड एनर्जी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों अभी तक आपको ये समझ में आया होगा हिस्ट्री में जो हमने आपके साथ शेयर किया, सारी अच्छी बातें हो गई, सब बहुत अच्छा था, इनोवेशन चल रहा था, आप देख रहे थे लगातार कंपनी ग्रोथ हो रही है। एक समय में एशिया की एक लौती कंपनी दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी में थी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी जो ऐसा स्टेटस पाई थी, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन अब जो नेक्स्ट चीज आने वाला है वो है बैलेंस शीट का, और वो बहुत दर्दनाक होगा दोस्तों। और इसके बाद आखिरी में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा अपने व्यूज। इसकी बैलेंस शीट में जाएंगे, 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है दोस्तों, और लगभग आप देखिए 12.2 रुपीज़, यानी कि अपने 52 वीक हाई के आसपास दोस्तों ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और 4 रुपए के बाद से लगातार ये बढ़ रही है, यानी निवेशकों के पैसे को दुगना से भी ज़्यादा बढ़ा कर दिया दोस्तों, बल्कि आप बोल सकते हैं 3 गुना भी कर दिया है।
आसपास कर दी है। स्टॉक की पी कुछ नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी दोस्तों अभी भी है। अपनी बुक वैल्यू इनकी नेगेटिव में चल रही है, डिविडेंड देती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कैश क्रंच इतना भयंकर है। ROC देखिए 11% है, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ हुआ ही नहीं है, 2 रुपये की फेस वैल्यू की कंपनी है। अब देखिए प्लेज परसेंटेज को आप थोड़ा देखिए, 88.5% दोस्तों इनकी प्लेज परसेंटेज है। ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 16% बची है, उसमें भी 88.5% दोस्तों ऑलरेडी प्लेज्ड है। तो आप समझ रहे होंगे क्या बुरे हाल हैं इस कंपनी के। ठीक है, 480 करोड़ का दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट किया है पिछले 12 महीनों में। फ्री कैश फ्लो की बात करूं तो 472 करोड़ की बात की जा रही है। 3 साल में सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है दोस्तों, 3 सालों में। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 32%। सेल्स की ग्रोथ 5 सालों में -18.8% है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे 15.7% का है दोस्तों। इंडस्ट्री की पी 31.4% है, क्योंकि इंडस्ट्री की पी आपको थोड़ी ज़्यादा इसलिए है, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं दोस्तों। कौन है आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्स एंड प्रोस को देखिए आप। कॉन्स, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, ये सही बात है, कंपनी ने डेट को रिड्यूस ज़रूर किया है दोस्तों। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी कहना चाहिए एक गुड क्वार्टर को प्रेजेंट करना चाह रही है। जब आप कॉन्स में आएंगे ना तो आपको इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी दिखेगी। कंपनी हैज़ लोअर इंटरेस्ट इनकम कवरेज रेशियो। देखिए दोस्तों ये सब तो है ही, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इस कंपनी के इतिहास में जो कड़वा कहना चाहिए, जो कड़वाहट रही है, और कड़वाहट का मेरा मतलब है जो लगातार मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको 3 बार बैंकरप्सी से बताया गया है। आप देखिए, आपको मैं बताता हूँ, ये शुरू हुआ था दोस्तों 2008 से 9 के बीच। जो कहना चाहिए पहला इस कंपनी के पास जो इसने फाइनेंशियल क्रंच फेस किया था, जब इन्होंने दोस्तों एक्विजिशन किया था किस कंपनी का, सेनवियन, जो आपने पहले पिछले में सुना था, इन्होंने सेनवियन कंपनी खरीदी थी। और ये कहना थी दोस्तों जब इन्होंने खरीदा था तो बहुत ज़्यादा ये ह्यूज डेट में आ गए थे। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, अक्सर जब आप डेट में आते हो तो आपके पास डेट क्राइसिस आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हो। क्योंकि भैया आपने गलत एक्विजिशंस लिए। ठीक है, फिर इन्होंने 2013 में दोस्तों क्या लेके आए, फिर इन्होंने लाया 2013 का डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लांट गलत होता है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आया दोस्तों, जिसके तहत ड्रोन रीस्ट्रक्चरिंग की गई दोस्तों, कितना, 9,500 करोड़ की। ठीक है, आप समझिए 2000 लगभग 13 में 9,500 करोड़ की दोस्तों डेट रीस्ट्रक्चरिंग की गई। और आप समझ सकते हैं आज इस कंपनी की वैल्यू ही 11,500 करोड़ है उस समय, यानी 2013 में 9,500 की डेट रिस्ट्रक्चरिंग की गई। फिर आता है दोस्तों, मैंने आपको बताया पहले दिलीप संघवी जी आए। ठीक है, उसके बाद जो कहना चाहिए जो इनके पास जो डेट क्राइसिस आया, जिसके कारण क्यों आया, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे, वर्किंग कैपिटल के लिए जो अमाउंट चाहिए रहती है वही इनके पास नहीं थी। ठीक है, तो क्या किया गया, जो 14,000 करोड़ है दोस्तों वो उनके लिए इनके पास डेट बर्डन आ गया। तो फिर जो कहना चाहिए जो पैसे थे वही नहीं बचे, तो फिर क्या है इनके पास, फिर से भैया डेट रिस्ट्रक्चरिंग करो, फिर से कुछ नई चीज़ें सोचो। तो भाई इस लास्ट टाइम में प्रपोटर ने लगभग 392 करोड़ की दोस्तों 392 करोड़ की इसमें कैपिटल इन्फ्यूज की। तो ये प्रॉब्लम रही दोस्तों इस कंपनी की, इतनी कहना चाहिए फाइनेंशियली इतने बड़े बड़े ब्लंडर हुए क्योंकि एक्विजिशन बहुत महंगे हुए ना दोस्तों। अब आगे लेके चलूँ आपको मैं, तो आप पाएंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें आप। सेल्स जहां 2018 में 1,000 करोड़ थी, वो 2021 सितंबर में बढ़ के दोस्तों सेल 1356 हो गई है, 1,356 करोड़ हो गई है। खर्चे आप देखिए 805 करोड़ हुआ करते थे, वो बढ़ के 1,123 करोड़ हो गए। और इनके खर्चों में आप देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है, अब तो मैं इसमें प्लस में अगर मैं टिक करूंगा, आप देखिए जो मटेरियल कॉस्ट है वो आप देखिए 59% है, और जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो लगातार कम हो रही है, क्योंकि कंपनी दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ना कॉस्ट कट कर रही है। ये भी इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ आप कह सकते हैं कि कंपनी एक चीज़ समझ गई है कि इन्हें अब इफ़िशिएंट होना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग जहाँ से हो सकती है वहाँ से करना पड़ेगा, और कंपनी वो कर भी रही है। ठीक है, लेकिन उससे दोस्तों कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा अभी। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आप बताइए कि इस बार फिर से जो सितंबर क्वार्टर आया है, आप देखिए जो सितंबर क्वार्टर गया है उसमें जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो अभी भी नेगेटिव है दोस्तों, -11 करोड़, इससे पहले -22 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% था,
वो अभी भी घट के 17% हो गया है। देखिए दोस्तों, ये बात आप कह सकते हैं चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन ठीक तो दोस्तों पिछले 2-3 मार्च से भी हुई थी, लेकिन कंपनी वापस से खड़ी क्या हो पाई? नहीं हो पाई। ठीक है। और जो 2008 और 9 से जो चीज़ें खराब होनी शुरू हुई हैं वो लगातार हो रही हैं दोस्तों। इवन अब समझिए दिलीप सांघवी जी जब एंट्री किए वो तक इस कंपनी को आज तक खड़ी कर नहीं पाए हैं। तो आप समझ सकते होंगे कंपनी कितने डीप ट्रबल में है। ठीक है। इसकी बैलेंस शीट आप देखेंगे, आप देखिए शेयर कैपिटल आप देखिए 1780 करोड़। आप बोरोइंग में नजर डालिए, 6,640 करोड़ की बोरोइंग है और रिजर्व दोस्तों -5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है। और इनकी इन्वेस्टमेंट जो पहले 2010 में दोस्तों देखिएगा 1,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ करती थी, यानी जो ये इन चीज़ों में इन्वेस्ट किए थे उनकी कीमत उस समय 1,000 करोड़ से ज़्यादा थी, वो घट के केवल और केवल दोस्तों 24 करोड़ हो गई है। ठीक है। यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ख़त्म हो गई है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कंपनी अभी भी प्रॉब्लम में है। ठीक है। लगातार कहना चाहिए जो बोरोइंग है अभी भी बराबर है, लेकिन हाँ एक चीज़ कह सकते हैं बोरोइंग कम हुई है दोस्तों। जहाँ 2010 में ये 12,000 12,500 करोड़ से भी ज़्यादा थी, वो अब घट के केवल 6,640 करोड़ हो गई है। ठीक है। और अगर आप मैं आगे लेके चलूँ, आप देखिए इनके कैश फ्लो को, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों केवल मार्च 2021 में ये पॉजिटिव हुई है। ठीक है। मार्च 20 में ये नेगेटिव में थी, यानी कि जो मार्च 2021 है उस समय चीज़ें थोड़ी अच्छी हुई हैं। अब जो रिजल्ट आएगा दोस्तों मार्च 2022 का, हमें ये देखना पड़ेगा कंपनी किस तरह से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पा रही है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखिए तो इन्होंने -24 है, मतलब ये कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। आगे मैं आपके साथ इसके मैं लेके जाऊँ, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके डेबिटर डेज हैं, यानी जो ये कंपनी को कहना चाहिए जिन कंपनी के लिए सर्विस देते हैं उनसे पेमेंट कब आ रही है, तो डेबिटर डेज आप देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। जो 2010 में केवल 56 दिन हुआ करते थे वो देखिए बढ़ के 130 दिन हो गए हैं। मार्च 2020 से कमी है दोस्तों, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि भैया नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, क्योंकि 133 134 इवन 2017 में से भी कम समय में दोस्तों ये कम हुआ करते थे, जो कि वापस बढ़े 2020 में 2021 में कम हुए। अब देखना यह है कि 2022 में डेबिटरीज किस कैसे होते हैं, क्योंकि जितना बढ़ते जाएंगे कंपनी के लिए उतना ही कि दोस्तों ये क्या रहता है, प्रॉब्लमेटिक्स रहते हैं। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों ये देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा खराब है। ह्यूज प्लेजिंग है। ये जो 64% आप देख रहे हैं 65%, इसमें कहना चाहिए जो दिलीप सांघवी जी है उनकी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐड है। तो ऑन कहना चाहिए बैलेंस शीट बेसिस ऑन द पेपर कंपनी बहुत ज़्यादा आज भी वीक है। थोड़ा ऑप्टिमिज्म आपकी बात आप ये कह सकते हैं, कंपनी कॉस्ट कट कर रही है, कंपनी की बोरोइंग कम हुई है, लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत दूर चलना है, दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि मेरी पर्सनल राय क्या है और मुझे क्या लगता है इस शेयर में आने वाले समय में होना चाहिए और किस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर। बात करूं दोस्तों अपनी पर्सनल राय की, तो मैं आपको बता दूं सुज़लॉन में करेंटली मेरी कोई भी होल्डिंग नहीं है। और देखिए मैं इसमें जल्दबाजी भी नहीं करने वाला निवेश करने की। जो लोग 5-6 रुपए के आसपास निवेश किए थे वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में हैं, उनको मतलब बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक मैं इसे आज भी नहीं मानता हूं दोस्तों। देखिए समझिए एक चीज़ को, जो रिन्यूएबल एनर्जी ना उसमें अब बड़े बड़े खिलाड़ियों की आंखें लग गई हैं। फिर चाहे वो आप देख लीजिए, चाहे वो रिलायंस के मुकेश अंबानी जी हों या अडानी ग्रुप के हों, दोनों रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, या तो सुज़लॉन एनर्जी के लिए एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि या तो कोई बड़ी कंपनी जैसे कहना चाहिए मुकेश अंबानी जी या गौतम अडानी जी, दोनों में से किसी को ये कंपनी खरीदने लग जाए, पसंद आ जाए उसे खरीद लें। और ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप देखिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं दोनों के दोनों कहना चाहिए बड़े प्लेयर्स, और उसके सामने एक कैश क्रंच कंपनी सुज़लॉन का आना मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए रिलायंस बताती नहीं है कि वो कब आ रही है, वो बस आ जाती है तुरंत। आप देखिए जब वो जियो में आई किसी के साथ बताई नहीं, अचानक से केवल पूरा का पूरा सिस्टम बदल के रख दिया, पूरे सेक्टर को बदल के रख दिया। जब इन्होंने कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहे हैं, उसके बाद से लगातार जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े ये खरीदारी कर रही है कंपनीज। बहुत पैसा दोस्तों मुकेश अंबानी जी के पास, लगातार उसमें खरीदारी चल रही है। आप देखिए उन्होंने सोडियम आयन बैटरी भी खरीद ली, क्योंकि उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में लाना है। वो बड़े बड़े सोलर प्लांट को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। अगर वो, मैं ये नहीं कह अभी कोई भी ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ना ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उनका मन हुआ या उन्होंने देखा कि विंड एनर्जी में उनको कहना चाहिए कुछ सोर्स दिखे,
आप यकीन मानिए वो बहुत एग्रेसिव होके आएंगे, और मुझे इसी बात का डर है इस कंपनी के साथ, क्योंकि अगर अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी में विंड एनर्जी की ओर आकर्षित होते हैं तो वो सुज़लॉन के लिए काफ़ी बुरी बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ये चल नहीं पा रही, कैश रन से जुड़ी हुई है। प्लस दोस्तों जिस तरह से कहना चाहिए जो कंपनीज की हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही है, कोई बड़े नए प्रोजेक्ट्स आना थोड़े से मुझे लगता है मुश्किल मिल सकती है सुज़लॉन एनर्जी को। लेकिन हाँ, मैं यहाँ ये बता दूँ, कंपनी अब बहुत ज़्यादा चूज़ी भी हो गई सुज़लॉन। वो हर एक जगह नहीं जाती दोस्तों, आप कहना चाहिए बिडिंग के लिए उन्हें वो प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं जहाँ पे मार्जिन बहुत अच्छे हों, और कंपनी बहुत सोच समझ के कहना चाहिए ऑर्डर प्लेस करती है दोस्तों, बिड प्लेस करती है। और ये अच्छी चीज़ें हैं सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, अगर आप अच्छी बातें और बुरी बातों में कंपेयर करेंगे तो बुरी बातों की एक बहुत लंबी लिस्ट है, और अगर आप अच्छी बातें करेंगे सिर्फ वो 2 या 3 ही हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको भरोसा है कि हाँ भाई सुज़लॉन ऐसा बहुत अच्छा कर सकती है, तो आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फॉर मी, मैं दोस्तों 1-2 क्वार्टर देखना चाहूँगा। मैं ये देखना चाहूँगा कि कंपनी अपने डेट को कैसे मैनेज करती है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं, डेबिटर डेज कैसे इन्हें कम करती हैं, प्लस क्या इनोवेशन हो रहा है। और देखिए, उस समय क्या होता है, शेयर शायद भाग भी जाए, लेकिन एक दोस्तों होना चाहिए ना कि एक क्लैरिटी मिलती है। अभी इस शेयर में क्लैरिटी नहीं है। और इन्वेस्टमेंट जब मैं बात करता हूँ ना दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है क्लैरिटी, जो इस कंपनी में अभी भी नहीं है। तो सुज़लॉन के लिए मुझे पर्सनली दोस्तों इन शेयर्स में तो बहुत एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग भी चुका है। तो मेरी तरफ से मैं कोई भी अभी इसमें दोस्तों करेंटली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, और मेरी पर्सनल सलाह ये रहेगी कि शायद आप भी ना करें। लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों। आप अपनी भी थोड़ी रिसर्च करें, आप समझें, पूरी वीडियो को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ देने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। धन्यवाद।